तो दोस्तों आपके सामने अब जो हमने पिछला वीडियो बनाया था कक्षा 12 का फिजिक्स का, जहाँ तक वो वीडियो हो चुका था, जिसमें टॉपिक यहाँ तक हो चुका था, उससे आगे के टॉपिक की बात करेंगे अब हम। तो हमने आपको उस वीडियो में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तक करा दिया था, उसके आगे का पोर्शन जो है वो हम आगे करा रहे हैं। तो अब उससे अगला टॉपिक जो है वो हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो इसकी दो स्थितियाँ होती हैं, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, इसकी दो स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति जो होती है अक्षीय स्थिति होती है, और दूसरी होती है अक्षीय स्थिति को हम अनुदैर्घ्य स्थिति भी कहते हैं, और दूसरी हमारी अनुप्रस्थ स्थिति होती है, या निरक्षीय स्थिति बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ पे अक्षीय स्थिति, ठीक है। तो देखेंगे क्या होती है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अक्षीय स्थिति। अक्षीय या अनुदैर्घ्य स्थिति। तो ध्यान से देखेंगे तो आपको ये आर्टिकल पूरा समझ में आएगा अच्छी तरीके से, और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको और पिछली वीडियो या अगली वीडियो जो आने वाली हैं वो सब आपको पता चलती रहें, ठीक है। तो देखेंगे तो होता क्या है कि किसी द्विध्रुव हमने आपको बताया था कि जब परिमाण में समान तथा विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो ऐसा निकाय जो है, ऐसा सिस्टम जो है वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, ठीक है। तो अब द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। तो देखेंगे यहाँ पे कि माना कोई द्विध्रुव है, माना कोई द्विध्रुव AB है, माना कोई द्विध्रुव क्या है, AB है, और द्विध्रुव के बीच की दूरी जो होती है अल्प दूरी, जिसको हम बोलते हैं द्विध्रुव के बीच की अल्प दूरी, वो यहाँ पे 2L है। कितनी है? 2L, ठीक है। तो माना किसी द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु O से, ये मध्य बिंदु हो जाएगा, तो L दूरी ये हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, और ये दूरी कितनी हो जाएगी, L यहाँ से यहाँ तक की, क्योंकि मध्य बिंदु हो गया। तो ये मध्य बिंदु जो है इसका नाम हमने दे दिया O, ठीक है। इसको नाम हमने क्या दे दिया, O नाम दे दिया। तो माना किसी मध्य बिंदु AB, किसी वैद्युत द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर, AB के मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर इसकी अक्षीय स्थिति में, यानी इसकी अक्ष पर ही, कितनी दूरी पर, r मीटर की दूरी पर, ये बिंदु B है, और यहाँ से बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर इसकी अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बात समझ में आ रही है ना। तो क्या है कि माना किसी वैद्युत द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर इसकी अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे माइनस Q आवेश के कारण जो बिंदु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो किधर की ओर होगी, माइनस आवेश के कारण क्षेत्र के भीतर की ओर, ठीक है। और प्लस Q आवेश के कारण क्या होती है, क्षेत्र की विपरीत दिशा में, ठीक है ना। अर्थात ये इतनी बात क्लियरली समझ में आ रही है। तो माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो E1, इसको मान लेंगे हम E1 है, और इसको मान लेंगे E2, या प्लस Q आवेश के कारण मान लेंगे E1 और ये मान लेंगे E2, ठीक है। तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बाहर की ओर, और माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 भीतर की ओर होगी, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे, तो ये दूरी कितनी होगी, B से P की दूरी कितनी होगी। तो देखो ये पूरी दूरी R है, इतनी दूरी L है, तो R माइनस L, ये हमारी ये दूरी निकल आएगी, अर्थात ये R माइनस L हो जाएगी। बिंदु B से P की दूरी हो जाएगी हमारी R माइनस L। और अगर हम माइनस Q आवेश की दूरी पूछें, यानी बिंदु A की P से दूरी पूछें, तो कितनी हो जाएगी, R तो यहाँ से यहाँ तक की है,
O से लेके P तक की दूरी कितनी है, R है, और ये यहाँ से O से लेके A तक की दूरी कितनी है, L है। तो टोटल कितनी हो जाएगी, R प्लस L दूरी हो जाएगी बिंदु P से A तक की दूरी। ठीक है, तो माना किसी वैद्युत द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर इसकी अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 क्षेत्र की बाहर की ओर, और माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की ओर E2 है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अच्छा, B और P के बीच की दूरी कितनी होगी, R माइनस एल, और बिंदु A से P तक की दूरी जो हो जाएगी वो R प्लस एल हो जाएगी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जो हमने यहाँ पे आपको चित्र में जो कुछ बताया है वो हम अभी यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, चलो। तो माना ये जैसा हमने चित्र में आपको दिखाया था, अभी चित्र में आपको समझाया था, वही चीज हम यहाँ पे लिखी है हमने। क्या कि माना किसी द्विध्रुव AB के मध्यबिंदु O से, माना किसी द्विध्रुव AB के मध्यबिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर, स्मॉल r मीटर की दूरी पर इसकी अक्षीय स्थिति में यानी इसके अक्ष पर एक बिंदु P है। ठीक है, एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो माना प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर, माना प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, और माइनस Q आवेश के कारण तथा माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर, माइनस Q आवेश ये रहा, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। ठीक है, E2 है, या E2 हो तो नई लाइन से देखेंगे हम क्या है। तो प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू, जब आवेश क्या है प्लस Q है तो प्लस Q अपॉन, अब दूरी कितनी है Q से, प्लस Q से, और P की दूरी कितनी है ये R माइनस एल, तो R माइनस एल का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि क्या होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R स्क्वायर होती है। तो R की जगह पे क्या लगेगा, R माइनस एल लगेगा, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्लस Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी लगी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा समय, ये किस दिशा में लगेगी, ये दिशा दिख रही है आपको, E1 है तो किस दिशा में है, बिंदु P से बाहर की ओर, अर्थात BP दिशा में, BP दिशा में। इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है ना, आगे, तथा माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E2 है, तो क्या हो जाएगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन, जो दूरी है वहाँ पे कितनी हो जाएगी, यानी कि E2 है, E2 हमारा बिंदु P पर ये रहा, तो E2 किसके हिसाब से निकाल रहे हैं, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर E2 है जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो निकाल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा Q अपॉन, दूरी कितनी है R प्लस एल, तो यहाँ पे हो जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर। किस दिशा में, PA दिशा में, यानी इधर से, तो ये हो जाएगा PA दिशा में। इतनी बात क्लियरली समझ में आ रही है कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर BP दिशा में, और माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर PA दिशा में। अब देखेंगे बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर E1
माइनस E2। वैसे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो E1 प्लस E2 होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस का E2 क्यों लिया गया है? यहाँ पे माइनस का E2 लिया गया है क्योंकि दोनों की दिशाएं जो हैं बिंदु B पर वो विपरीत हैं। ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं हम, चूंकि यहाँ लिख देंगे माइनस E2 दिशाएं विपरीत होने के कारण लिया गया है, दिशाएं विपरीत होने के कारण लिया गया है। ठीक है ना, लिया गया है। तो यहां तक दिख रहा है आपको। तो आगे वैल्यू लगाएंगे दोनों की, क्या है, E1 की वैल्यू कहाँ है, ये रही, और E2 की वैल्यू कहाँ है, ये रही। ठीक है, दोनों की वैल्यू लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, E बराबर E1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है, E2 की वैल्यू लगाएंगे माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। अब कुछ नहीं किया है, केवल दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है। ठीक है, आगे देखेंगे तो E बराबर क्या हो जाएगा हमारा, दोनों में से दिख रहा है आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के दोनों में से कॉमन है, और साथ में Q भी कॉमन है। तो Q हमने कॉमन ले लिया, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के कॉमन हो गया। बचा क्या यहाँ पे, बड़ा कोष्टक लगा देंगे, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, ये यहाँ पे बच गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो R माइनस L का होल स्क्वायर हो जाएगा और R प्लस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, ये इससे ये कैंसिल होगा, ऊपर पहुँचेगा ये, तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL। डायरेक्ट हमने फॉर्मूले को खोल दिया ऊपर ले जाके, और माइनस का चिन्ह है तो सब चिन्ह इसके बदल जाएंगे, क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL। तो देखो L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा 2RL, और 2RL कितना हो गया 4RL। तो E बराबर हमारा आ जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 4RL बटे में कितना आ जाएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से। ठीक है, तो आगे और सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा हमारा, हम इसको लिख दें Q या 1/4 पाई लिख देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q इंटू 2L इंटू 2R लिखने कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि 2 दूनी 4 और R और L साथ में, क्यों लिखा वो भी आपको समझ में आ जाएगा। और ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखेंगे आगे क्या हो जाएगा कि चूंकि आपको पता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमने पिछली वीडियो में कराया था, वैद्युत द्विध्रुव, यहाँ लिख दे रहे हैं, चूंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P बराबर Q इंटू 2L होता है। ठीक है, तो इस Q इंटू 2L की जगह पे क्या रख देंगे, हम P रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू P इंटू 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, जगह थोड़ी कम है, इसको इधर ले चलते हैं। तो अब क्या है, यहाँ पे हमें यहाँ पे दिख रहा है कि R जो है वो बहुत बड़ा है और L क्या है, बहुत छोटा है। R दूरी जो है वो बहुत बड़ी है और L दूरी जो है वो बहुत छोटी है। तो यहाँ पे L जो है, L को हम बहुत नगण्य मान लेंगे, यानी कि L इज, यहाँ लिख देंगे L इज वेरी वेरी लेस देन R, यानी कि L जो है वो R से बहुत छोटा है। अतः L स्क्वायर को नगण्य मानने पर, यानी कि L स्क्वायर को क्या मान लिया हमने, नगण्य मान लिया, यानी ना के बराबर मान लिया, नेग्लेक्ट मान लिया। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू ये P इंटू 2R या 2PR लिख देंगे इसको, 2PR। ठीक है, 2PR लिख देते हैं, 2PR
आर अपॉन, जब एल 0 हो जाएगा तो आर के ऊपर, आर स्क्वायर के ऊपर घात 2 लगी हुई है तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर के ऊपर 2 की घात, ठीक है। तो ई बराबर आ जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2πr अपॉन आर की घात 4। तो एक आर से ये आर कट जाएगी, 3 घात बचेंगी, तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2p अपॉन आर क्यूब। यदि माध्यम निर्वात या वायु हो, यदि माध्यम निर्वात या वायु हो तो k बराबर कितना लगा देंगे 1, तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2p अपॉन आर क्यूब। के की जगह तो 1 लग गया तो कितना हो जाएगा 2p अपॉन आर क्यूब। यही वैद्युत ध्रुव के कारण उसकी अच्छी स्थिति में, वैद्युत ध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अच्छी स्थिति आपके सामने पूरा डेरिवेशन हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो आगे अगले टॉपिक की बात करेंगे अभी, ठीक। तो वैद्युत ध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की 2 स्थितियां हैं। अक्षीय स्थिति हमने आपको भी डेरिवेशन करा दिया। अब बात करेंगे हम निरक्षीय स्थिति की। अब निरक्षीय स्थिति में क्या होता है कि इसको समझेंगे, ठीक है। चित्र के हिसाब से भी अब आपको समझाते हैं अच्छी तरीके से। अगर आप बोर्ड पे ध्यान देंगे तो समझ में तो आ ही रहा है आपको अच्छी तरीके से, और ये भी अच्छी तरीके से आपको दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे, तो मान लेते हैं यहाँ पे, माना किसी कोई द्विध्रुव है, यहाँ पे माना किसी द्विध्रुव AB के, ठीक है। ये कोई द्विध्रुव है AB, ये कोई द्विध्रुव AB है, एक पे -q और एक पे +q, यानी परिमाण में समान और विपरीत प्रकृति के। अच्छी तरीके से मैंने आपको वैद्युत द्विध्रुव समझाया था। और बीच की दूरी कितनी होती है इसकी, 2l होती है। अब जब ये मध्य बिंदु मिल गया यहाँ पे O, इसको मध्य बिंदु को O मान लेंगे, तो माना किसी वैद्युत द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर इसकी निरक्षीय स्थिति में, अब इस अक्ष पर नहीं होगा बिंदु जो है वो इस अक्ष पर नहीं होगा, कहीं बाहर होगा। तो मान लिया हमने यहाँ पे वो बिंदु, ठीक है। तो स्मॉल r मीटर की दूरी पर, कहाँ पे है, स्मॉल r बिंदु O से। तो माना किसी वैद्युत द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर इसकी निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, ठीक है। माना किसी वैद्युत द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु O से, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी L, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, 2l होती है। तो ये कितनी हो जाएगी L। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। तो माना किसी द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखेंगे अब हम करेंगे क्या, हम इस Q आवेश को बिंदु P से मिला देंगे, ठीक है। बंद कर दो वीडियो, तब तक चित्र बना ले। तो क्या हुआ कि माना किसी वैद्युत द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर इसकी निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब क्या होगा कि +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर दिख रहा है, और -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है -q आवेश की ओर ही कार्यरत होगी, ठीक है। तो इतनी बात आपको क्लियरली समझ में आ रही है। क्या है कि माना किसी द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर इसकी निरक्षीय स्थिति में, यानी अक्ष से हटकर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको ये 90 डिग्री का कोण बनना है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी हमारी हो जाएगी कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, अर्थात ये दूरी जो है हमारी हो जाएगी √ में r² प्लस l²। इतनी बात समझ में आ रही है। कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, ये कर्ण दिख रहा है आपको, ये 90 डिग्री है, तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है। इसी तरीके से इधर भी क्या हो जाएगा, ये
ये दूरी जो है वो कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर और प्लस का एल स्क्वायर। बात क्लियरली समझ में आ रही है? क्या हो जाएगा ये, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब हम इसको राइट डाउन कर देते हैं, ठीक है, हम इसको राइट डाउन कर देते हैं यहाँ पे। पूरा इसका जो हमने अभी यहाँ पे बोला है वो डेरिवेशन, पूरा जो थ्योरी है उसकी वो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। देखो कर दूंगा। तो क्या है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB के मध्यबिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर इसकी निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इसके लिए क्या किया, इसके लिए हमने मान लिया माना प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा माइनस q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, ठीक है। तो अब देखते हैं, अगर E2 हो तो प्लस q आवेश के कारण, प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर कितना हो जाएगा, E1 बराबर हो जाएगी हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू Q अपॉन दूरी कितनी है, प्लस Q आवेश के कारण निकालें तो दूरी कितनी है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और उसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है? इसे इसके बाद माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर ये कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, उसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो क्या है कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसी तरीके से माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, ठीक है। यहां तक क्लियर बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। अब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए क्या करेंगे, हम बिंदु P पर जो है हम जो E1 और E2 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं इनको क्षैतिज तथा ऊर्ध्व घटकों में विभाजित कर देंगे, ठीक है। तो क्षैतिज तथा ऊर्ध्व घटकों में हम अलग चित्र बना लेते हैं। इसका किस तरीके से विभाजित करेंगे, ये बिंदु P है हमारा और बिंदु P है और बिंदु P पर ये हमारे ये ऊर्ध्व घटक हो गए, इसको नाम दे देंगे E1 cos थीटा, क्या E1 sin थीटा ऊर्ध्व घटक है इसलिए, और E2 sin थीटा। और क्षैतिज घटक कौन से हमारे, ये हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा E1 cos थीटा और यहाँ ये हो जाएगा E2 cos थीटा, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा बराबर और विपरीत दिशा में हैं, बराबर है एक दूसरे के और विपरीत दिशा में हैं, तो इस कारण से एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। बराबर और विपरीत दिशा में होने के कारण क्या कर देते हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। और जो क्षैतिज घटक हैं हमारे E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, ये एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं। तो अतः बिंदु P पर हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे क्या है, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो जाएगी, यानी कि कैपिटल E बराबर हो जाएगी हमारी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब E1 की वैल्यू क्या है, ये है, और E2 की वैल्यू क्या है, ये है। ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो E बराबर हमारा निकल के आ जाएगा
4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपॉन, ये यहाँ पे स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू क्या है कॉस थीटा, इसके बाद प्लस का निशान है। E2 का मान कितना है, ये है, तो क्या दिया है E2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, जिस तरीके से यहाँ पे स्क्वायर से अंडर रूट कटा था यहाँ पे, इसी तरीके से ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। अब इसको जरा इधर जरा सॉल्व करते हैं तो क्या निकल के आता है वो देखते हैं। ठीक है, चलो, तो E बराबर दोनों में से दिख रहा है हमको क्या कॉमन है, cos थीटा यहाँ पे कॉमन है। ठीक है ना, cos थीटा यहाँ पे कॉमन है, तो इसमें से हमने कॉमन ले लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बचा क्या है यहाँ पे cos थीटा प्लस का cos थीटा। ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ से दोनों में दिख रहा है हमको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से हमने ये पूरा दोनों में से कॉमन ले लिया, ये आ गया, क्या बचा cos थीटा प्लस cos थीटा। तो ये cos थीटा प्लस cos थीटा मिलकर कितना हो जाएगा 2 cos थीटा। यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 2 cos थीटा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है 2 cos थीटा। अब हम देखेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज POB में, समकोण त्रिभुज POB में, समकोण त्रिभुज POB में अगर हम cos थीटा की वैल्यू निकालें यहाँ पे, तो cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा हमारा, आधार कितना दिया है L दिया है और कर्ण कितना दिया है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। ठीक है ना, यही है। तो अब क्या करेंगे हम, इसको हम लिख सकते हैं कि L अपॉन, ये रूट हटा के इस पे से हम इसको ये लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के ऊपर घात 1/2। ठीक है ना, और यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो करते हैं, देखो तो क्या हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 2 इंटू एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के ऊपर घात कितनी आएगी 1/2। अब यहाँ पे घात कितनी है 1 और ये 1/2 मिलके कितनी हो जाएंगी 3/2 हो जाएंगी। तो E बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q इंटू 2L अपॉन, ये हो जाएगी हमारी घात आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के ऊपर घात 1/2 ये है और 1 इसके ऊपर है, तो 1/2 और 1 मिलकर कितनी होगी 3/2। तो ये घात कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3/2 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। चूंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, चूंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो क्या होता है Q बराबर, नहीं Q का है, P बराबर Q इंटू 2L होता है। तो Q इंटू 2L की जगह पे अगर हम क्या रख देंगे यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P रख देंगे, तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 3/2 की घात। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, चूंकि L इज वेरी वेरी लेस देन R, यानी L जो है वो R से बहुत छोटा है, तो L स्क्वायर को नगण्य मानने पर, नगण्य मानने पर क्या हो जाएगा L को हम मान लेंगे 0, बिल्कुल ना के बराबर मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपॉन R के ऊपर घात 2 और उसके ऊपर घात कितनी है 3/2 है। जब घातों के ऊपर घात लगी होती है तो घातों का आपस में क्या हो जाता है गुणा, तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, R क्यू हो जाएगा। तो E बराबर क्या हो जाएगा
4πε0 के P/R⁴। ठीक है, यही क्या होती है, निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है E बराबर 1/4πε0 के P/R⁴ होती है। यदि माध्यम निर्वात या वायु हो तो K बराबर 1, तो K बराबर 1 रख देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, E बराबर 1/4πε0 इंटू P/R⁴। यही वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की निरक्षीय स्थिति है। ठीक है, तो निरक्षीय स्थिति आपके सामने पूरा का पूरा हमने डेरिवेशन यहाँ पे आपको करा दिया है, एक एक टॉपिक वाइज हल आपको कराया है। ठीक है, दोबारा से एक बार समझ लेंगे कि माना किसी वैद्युत द्विध्रुव ए बी के मध्यबिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब प्लस क्यू आवेश के कारण क्या किया हमने, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, प्लस क्यू आवेश के कारण E1 मान लिए और माइनस क्यू आवेश के कारण E2 मान लिए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनना है तो R और L ये दूरी कितनी हो जाएगी, R² प्लस L² अंडर रूट में। ठीक है, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर बदन आधार का स्क्वायर। इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4πε0 के Q/R² प्लस L² का अंडर रूट, और उसके ऊपर भी स्क्वायर है। ठीक है, तो BP दिशा में, किस दिशा में, BP दिशा में, B ये रहा, P ये रहा, तो BP दिशा में दिख रहा है आपको। इसके बाद माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0 के Q/R² प्लस L² का अंडर रूट, उसके ऊपर भी स्क्वायर। तो ये किस दिशा में है, PA दिशा में, P ये रही, A ये रही, क्योंकि PA दिशा में। ठीक है, इसके बाद आता है बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम, बिंदु P पर E1 और E2 जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इनको क्षैतिज तथा ऊर्ध्व घटकों में विभाजित कर देते हैं, वियोजित कर देते हैं। तो क्षैतिज घटक जो है, नहीं, ऊर्ध्व घटक जो है वो बराबर और विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। और क्षैतिज घटक जो होते हैं E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, ये ए बराबर और एक ही दिशा में होने के कारण, एक ही दिशा में होने के कारण क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं। अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। यहाँ पे हमने E1 और E2 की वैल्यू क्रमशः लगा दी यहाँ पे, और यहाँ से 1/4πε0 के Q/R² प्लस L² जो है वो कॉमन ले लिया। जब कॉमन ले लिया तो ये बच गया, और cos थीटा और cos थीटा मिलकर क्या हो गया, 2 cos थीटा हो जाएगा। समकोण त्रिभुज POB में, समकोण त्रिभुज दिख रहा है POB में क्या हो जाता है कि cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण लगा दिया हमने। अब हमने रूट हटा के इस पे क्या लगा दी, 1/2 की घात लगा दी। तो यही वैल्यू हमने क्या कर दी, cos थीटा की जगह पे पुट कर दी यहाँ पे। जब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो Q × 12 हो जाएगा, यहाँ पे Q × 12 हो गया 1/4πε0 के Q × 12 अपॉन, यहाँ पे जब 1/2 की घात है, यहाँ 1 की घात है, तो 1 की घात और 1/2 की घात कितनी हो जाती है, 3/2 की घात हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 3/2 की घात। क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P बराबर Q × 12 होता है, तो E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 के P/R² प्लस L² की घात 3/2। चूंकि L इज वेरी वेरी लेस देन R, L जो है वो R से बहुत छोटा है, बहुत जो छोटा है, तो L² को क्या कर दिया है, नगन मान लिया है हमने। और नगन मानने के बाद क्या कर दिया यहाँ पे, E बराबर 1/4πε0 के R के ऊपर 3 की घात है, 2 की घात, R² है ना, R² है, तो जब घातों के ऊपर घात लगी होती है तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है, ये 2 से 2 कट जाएगी घात और 3 बचेगा यहाँ पे। अर्थात क्या निकल के आएगा, E बराबर 1/4πε0 के P/R⁴। यदि माध्यम निर्वात या वायु हो तो E बराबर क्या हो जाएगा, K बराबर 1 हो जाएगा, तो E बराबर कितना हो जाएगा, 1/4πε0 के ε0 P/R⁴। यही क्या है, यही वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है किसी बिंदु जो है वो निरक्षीय स्थिति में स्थित है तब। ठीक है, तो यहां तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही बात। चलो, और तो कुछ कहने ना है। यदि ये आपको टॉपिक पसंद आया हो, ये समझ में आ रहा है आपको अच्छी तरीके से, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अन्य जो छात्र हैं उनके लिए वीडियो को शेयर करें। ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब आपको करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। जो नई वीडियो हम आपको देंगे उनका नोटिफिकेशन तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है।